Today we'll talk about goodwill. ठीक है? I gave you some idea about goodwill yesterday. अब उसकी कैलकुलेशन देखते हैं और देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा. ठीक है? How would we calculate goodwill और उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी और उसको हम लोग किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, plus some other concepts about goodwill. So, what is the nature of goodwill? Goodwill is the difference between the value of a business as a whole and the aggregate of the fair value of its separable net assets. देखें, if I am buying something from you, buying a business or a business combination, ठीक, जब मैं आपसे कुछ buy करता हूँ, so you give me all of your assets and liabilities. आप मुझे दोनों चीजें दे रहे होते हैं. अगर let's say आपके assets 100 rupees के हैं and your liabilities are for rupees 80, ठीक है? That means you will be asking me for 20 rupees. Why? You will not be asking me for 100 rupees. क्योंकि आप मुझे 100 के assets तो दे रहे हैं, लेकिन साथ आप मुझे liabilities भी दे रहे हैं. ठीक है, लाइबिलिटीज भी दे रहे हैं 80 की, तो आप मुझे लाइबिलिटीज भी 80 की दे रहे हैं. सो आई टॉक अबाउट नेट एसेट्स. कि नेट एसेट्स मुझे कितने मिल रहे हैं, नेट करके मुझे कितनी चीजें मिल रही हैं. ठीक, सो इट इज अबाउट द एग्रीगेट ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ इट्स सेपरेबल नेट एसेट्स. अब ये नेट एसेट्स आप मुझे दे रहे हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि सर आई विल चार्ज यू ₹50 एंड आई कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड कि 50 क्यों चार्ज कर रहे हैं. 100 रुपए की चीजें हैं आपके पास एसेट्स, 80 रुपीस आपने लोगों को देने हैं. तो अगर मैं आपसे 80 रुपीस उन लोगों को अब मैं दूंगा और आई टेक योर लाइबिलिटीज, मैं आपकी लाइबिलिटीज मैं लेता हूँ क्योंकि मैं बिजनेस आपका खरीद रहा हूँ आपसे. सो आई टेक अप योर लाइबिलिटीज, आई टेक योर एसेट्स, एसेट्स मेरे नाम पे हो जाएंगे, लेकिन आपकी लाइबिलिटीज भी अब मैं पे करूंगा. तो मेरे पास सिर्फ 20 रुपए आ रहे हैं. आई एम ओनली गेटिंग 20 रुपीस ऑफ दैट एसेट्स. ये जो आप 50 रुपीस मुझसे मांग रहे हैं ना, एंड द डिफरेंस, गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ बिजनेस, आप कहते हैं कि 50 रुपए का है, एज अ होल आप मुझे कह रहे हैं 50 रुपए मुझे दे दे, एज अ होल मेरा बिजनेस आप ले. ठीक, मैं कैलकुलेशन करता हूं एंड आई फाइंड आउट इन द एग्रीगेट ऑफ द फेयर वैल्यूज, आपके एसेट की फेयर वैल्यू लगाता हूं कि आपके पास ये एसेट्स हैं, इसकी फेयर वैल्यू मार्केट में क्या है, ये मार्केट में कितने का है, ये मार्केट में सब आ गए 100 रुपए के. नेट एसेट्स नेट करता हूं, लायबिलिटीज देखता हूं कितने लोगों को आपने पैसे दिए, उनको फोन करता हूं इतने पैसे देने, वो कहते हैं हाँ इतने, कंफर्म हो गए, इतने पैसे लोगों को देने, इतने आपके एसेट्स हैं जो मैं आपसे ले रहा हूं, इसकी कीमत 100 रुपए है मार्केट के अंदर. ठीक, 100 रुपए के एसेट्स आपसे ले रहा हूं, 80 रुपीस लोगों को दूंगा तो मैं 20 रुपीस मेरे हिसाब से बनते हैं. बट यू आर आस्किंग फॉर 50 रुपीस, सो दैट मींस यू आर आस्किंग फॉर समथिंग एक्स्ट्रा व्हिच इज 30 रुपीस एंड दिस इज एक्चुअली योर गुडविल. आप मुझे ये चार्ज करते हैं 30 रुपीस. अब ये मैंने आपसे परचेज कर लिया. कल हम लोगों ने बात की थी ना कि परचेज्ड अगर हो इंटैंजिबल एसेट तो क्या होगा, तो ये परचेज्ड इंटैंजिबल एसेट है. इसके अलावा अगर मैं खुद बनाता हूं, आप खुद अपना काम कर रहे हैं, आप गुडविल बना रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ब्रांड नेम बना रहे हैं, यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट. हमने कल पढ़ा इसको रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, बस बात खत्म. उन्होंने कहा इसको रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते. ठीक, तो ये चीज रिकॉर्ड हो सकती है जो मैं परचेज करूं, जो मैं खुद से बनाऊं इंटरनली जनरेटेड, that cannot be recorded in my financial statements. Okay, so goodwill is the difference between the value of a business as a whole and the aggregate of the fair values of its separable net assets. अब ये separable net assets क्या होते हैं? ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे यूं करके एग्जांपल दी थी. Separable net assets वो है जो कि separable, which can be separated from the business and you can sell it off without selling the business. उसको बोलते हैं separable net assets. ठीक है, net assets क्या है? Net assets मतलब है कि asset में से लायबिलिटीज को हटा दें तो नेट एसेट्स बन गए. और सेपरेबल नेट एसेट्स कौन से हो गए? वो एसेट्स लायबिलिटीज को कोई बेचना नहीं है, लेकिन लायबिलिटीज लोग दे देते हैं किसी को पैसे देकर कि ठीक है यार ये पैसे हो गए और ये लायबिलिटीज है मेरी. तो अगर आप एसेट्स अपने बिजनेस से हटाकर बेच सकते हैं तो वो आपके सेपरेबल नेट एसेट्स हैं. ठीक है, सो सेपरेबल नेट एसेट्स आर दोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड एंड सोल्ड ऑफ सेपरेटली without necessarily disposing of the business as a whole. यानी अगर मैं बिजनेस को नहीं भी सेल करता तो जो चीजें मैं अलग से बेच सकता हूं अपने एसेट्स और लायबिलिटीज, उसको बोलते हैं सेपरेबल एसेट्स या सेपरेबल लायबिलिटीज. और अगर मैं एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दूं तो उसको बोलते हैं नेट एसेट्स. और वो सेपरेबल एसेट्स भी हैं तो देन इट विल बी कॉल्ड एज सेपरेबल नेट एसेट्स. गॉट द आइडिया? ये बात क्लियर होगी सबको? सेपरेबल नेट एसेट्स क्लियर हो गए, नेट एसेट का कांसेप्ट क्लियर हो गया, गुडविल का कांसेप्ट क्लियर हो गया, गुडविल कहां से निकलती है, किस तरह कैलकुलेट होती है. ठीक, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं. They include identifiable intangible assets such as patents, licenses and trademarks. अब जो इसमें जो चीजें बची हैं इंटेंजिबल, वो ये चीजें बची.
जरूरी नहीं है कि वो गुडविल हो, उसका कोई लाइसेंस हो, उस कंपनी के पास कोई लाइसेंस है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, वो ये चीज फॉर्मूला बेच सकती है इतने सालों तक। अब आपको मिल गया, वो आपने वो खरीद लिया, आपने वो कंपनी खरीद ली, अब आपके पास आ गई, ठीक है। लाइसेंस, पेटेंट, ट्रेडमार्क, उसका वो जो ट्रेडमार्क है वो भी वो बेच रहा है। याद रखें, ये नहीं कर सकता वो ट्रेडमार्क अपने पास रख के आपको क्या बाकी चीजें ले लो, तो वो तो सारा काम तो ट्रेडमार्क का है उसका, जो मैं उससे बिजनेस खरीद रहा हूं, ठीक है। सो दिस विल एक्चुअली इज द कॉस्ट फॉर दीज इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, लाइसेंस हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए। अब फेयर वैल्यू, हमने कहा फेयर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। फेयर वैल्यू इज डिफाइंड इन IFRS 13 as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. फेयर वैल्यू का मतलब ये है कि जो भी एसेट या लायबिलिटी मैं अगर किसी मार्केट में लेकर जाऊं और वहां पर उसको मैं ट्रेड करूं या बेचूं तो उसके कितने पैसे मिलते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज द फेयर वैल्यू। सो फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट, ठीक, जो मुझे मिलेंगे अगर मैं एसेट को बेचूं, कहां पर, या पेड टू ट्रांसफर लायबिलिटी। मैंने कहा लायबिलिटी दिखती है, फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो वो पेड, आप पैसे देंगे उसको कि लायबिलिटी अब आप लो, ओके। पेड टू ट्रांसफर लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, प्रॉपर ट्रांजैक्शन के थ्रू बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट। मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं, एक बायर, एक सेलर। तो मतलब अगर किसी मार्केट में ऐसा हो कि आप अपने एसेट बेचें और वो जिस रेट पे बिके उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू। क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गया, ओके। Goodwill may exist because of any combination of a number of possible factors. Goodwill, फिर आप कहें यार इसने क्यों इतने पैसे मुझसे एक्स्ट्रा लिए, इसने लिए हैं इस वजह से। Why? Because it has a reputation for quality service. इसकी प्रोडक्ट्स अच्छी होती है, तो वो आपसे कह रहा है मेरी कंपनी तो ले रहे हो लेकिन इतने पैसे मैं ज्यादा ले रहा हूँ। अब ये दिमाग में रखें, वो जो ज्यादा पैसे आपने ले रहे हैं ना, ये वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो क्या वो आपको बेच रहा है, ओके। रेपुटेशन फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस, टेक्निकल एक्सपर्टीज, उसके पास मशीन्स बहुत अच्छी हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज है। पोजेशन ऑफ फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके कस्टमर्स बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं जिनको आप बेच सकते हैं। गुड मैनेजमेंट एंड स्टाफ, नॉर्मली व्हेन यू बाय अ बिजनेस सो द मैनेजमेंट स्टाफ स्टेज विद यू, ठीक है। आप उनको अपने पास ही रखते हैं, हायर क्योंकि नहीं हायरिंग में मुश्किल होती है, प्लस you cannot build up the same management team. So what you do is you stick with the same management team and staff and you run the business as it is. मतलब जिस तरह बसरफी होगा, ownership change हो जाती है, बाकी the whole business stays intact, उसी तरह रहता है, वो उसी तरह काम करता है। Got the idea? Goodwill is clear? इसकी प्राइस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? प्राइस ऐसे ही डिटरमाइन होती है कि आप उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को चेक करते हैं, ठीक है। आप उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को चेक करते हैं। पॉज करें, पॉज, नॉट स्टॉप, कंटिन्यू जी। कि जब एसेट की वैल्यू निकालना है, टेंजिबल एसेट की सिर्फ निकालना है। देखिए आप निकालेंगे टेंजिबल की, जो बाकी बच गया वो इंटेंजिबल, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता ना, उसने तो खुद बनाई है ना वो गुडविल, उसने तो खुद ही वो चीजें बनाई हैं। वो तो ये नहीं कर सकता मेरे पास इतने अच्छे कस्टमर्स हैं इसके पैसे डाल दो 10,000 रुपए, वो नहीं लिख सकता। लेकिन अगर उसने आपको ये चीज बेची है, अब देखिए वो आपको बेच रहा है, वो आपसे कह रहा है मुझे 50 रुपए दो, आप कह रहे हैं नहीं 20 रुपए बनते हैं, वो कहता नहीं ये 30 रुपए ये बाकी चीजों के, तो वो आपको बेच रहा है। अब आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखते हैं ना परचेज एंड नॉन परचेज गुडविल। अगर आप परचेज करें तो क्या है, नॉन परचेज तो क्या है। परचेज गुडविल अराइज व्हेन वन बिजनेस एक्वायर्स अनदर ऑन अ गोइंग कंसर्न, ये जो मैंने आपसे बताया, व्हेन वन बिजनेस एक्वायर्स अनदर वन एज अ गोइंग कंसर्न, तो वो चलता रहेगा बिजनेस, उसी तरह होगा, सिर्फ चेंज ऑफ ओनरशिप हो जाएगा। आपने एक्वायर कर दिया 20 के नेट एसेट से, लेकिन उसने आपसे 50 रुपए ले लिए, 30 रुपीस आपने कहीं ना कहीं पे शो करने, 30 रुपीस आप शो कर देंगे गुडविल, लेकिन विद द पासेज ऑफ टाइम उसको आप आगे हम देखेंगे एमोर्टाइज करते रहेंगे, ओके। इंक्लूड्स गुडविल अराइजिंग ऑन द कंसोलिडेशन ऑफ अ सब्सिडियरी। अगर कंसोलिडेशन ऑफ अ सब्सिडियरी होगी तो उसमें भी गुडविल आएगी आपकी। will be recognized in the financial statement as its value at a particular point in time is certain. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने इसको लिखना होगा, इस गुडविल को उस वैल्यू के ऊपर जो यहां पर ये कैलकुलेट हुई, as its value at a particular point in time is certain. अब ये सर्टन है कि वो 30 रुपए आपसे ले रहा है एडिशनल, किस चीज के ले रहा है, इसी चीज के ले रहा है। सर्टन हो गया, आप लेते हैं। हमने से पहले कहा था कि चीजें सर्टन नहीं होती इसलिए आप नहीं लिख सकते। आप इंटरनली जो जनरेटेड गुडविल है या इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो आप नहीं लिख सकते, क्योंकि उनकी वैल्यू नहीं है। किसी भी एसेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए जरूरी चीज, सबसे पहली चीज होती है वो इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है कि नहीं, देगा फ्यूचर में, और उसकी वैल्यू क्या है, उसको क्या लिखूं यार, कितने अमाउंट के ऊपर लिखूं। तो यहां पर वो अमाउंट आपने क्लियर नहीं किया, आप क्लियर हो गई 30 रुपए है, 30 रुपए लिख देना। नाउ इट्स क्लियर। अब आप इसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन में लिख सकते हैं। नॉन परचेज गुडविल,
is also known as inherent goodwill. ये आपने खुद बनाई है, आपने खुद बनाई है। मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, लोग मुझे जानते हैं, ये मेरी गुडविल है, मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड एज इनहेरेंट गुडविल, नॉन परचेज गुडविल, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, हैज नो आइडेंटिफाइबल वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या है? आई डू नॉट नो अनलेस आई सेल इट ऑफ। बट इफ आई सेल इट ऑफ तो फिर मैं तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता ना, वो रिकॉर्ड कर देगा क्योंकि उसने खरीदी है मुझसे, तो वो कहेगा हाँ मैंने कैश इतना दे दिया और ये चीज खरीद ली, तो वो अपने एसेट में लिख देगा गुडविल। इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये रिकॉग्नाइज नहीं होती, वो ये नहीं होती। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया क्लास? अराइजिंग ऑन किधर है? सेकंड पॉइंट, परचेज में सेकंड पॉइंट इंक्लूड्स गुडविल अराइजिंग ऑन द कंसोलिडेशन ऑफ अ सब्सिडियरी। सब्सिडीज के बारे में डू यू हैव आइडिया अबाउट सब्सिडीज? यस सर। ओके, कंसोलिडेशन का आइडिया है? यस सर। ओके, जवाब लोग क्या आइडिया है? मतलब दोनों की फाइनेंशियल को जो है ना वो हम लोग कॉम्प्लीमेंट, दैट इज अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, ठीक है, तो जब कंसोलिडेशन हो सब्सिडरी की तब उस केस में आप लोग गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब आप लोग सब्सिडीज को अपनी ले लेते हैं तो उस वक्त आप लोग रिकॉर्ड इसको कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा नहीं कर सकते। बिजनेस कॉम्बिनेशंस, अब यहाँ पे बिजनेस कॉम्बिनेशन यहाँ पे शायद थोड़ा बहुत आपको और क्लियर हो जाए। अब ये वो बात है जो मैं आपसे कह रहा था, IFRS 3 governs accounting for all business combinations and deals with the accounting treatment of goodwill। ठीक है, IFRS 3 क्या कहता है? IFRS 3 कहता है goodwill is defined as an asset representing the future economic benefits arising from assets acquired in a business combination that are not individually identified and separately recognized। separately recognized नहीं हो सकता, लेकिन जब आप business combination होती है, जब आप लोग खरीदते हैं businesses को normally through mergers or acquisitions, तो तब वहां से एक asset आपको मिलता है और आपको पता है कि इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा मुझे। हमने कहा था किसी भी एसेट के लिए जरूरी है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले मुझे, ठीक है, और इसकी वैल्यू सर्टेन हो। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको पता है कि इसका मुझे मिलेगा क्योंकि ये अच्छी कंपनी थी, तो अब मैं इसके वो सारी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसकी रेपुटेशन इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, मिलेगा। और उसने आपसे 30 रुपए ज्यादा लिए हैं तो अब मैं इसको रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू मिली। तो ये आपको बता रहा है कि ये गुडविल है। लेकिन देखिए बास केस में इट कैन बी अ नेगेटिव गुडविल। क्या पता ये 20 रुपए के नेट एसेट्स हैं और वो आपसे कहे यार मुझे 10 रुपए दे दो, ये मुझसे खरीद लो, मुझे 10 रुपए दे दो, ये मुझसे खरीद लो। अब आप कहेंगे यार 100 रुपए के एसेट्स हैं, 80 की लायबिलिटीज है, बनते 20 रुपए हैं। ठीक है, फेयर वैल्यू भी आपने सही कैलकुलेट की है, लायबिलिटीज भी आपने कंफर्म की है, तो फिर ये मुझसे 10 रुपए क्यों ले रहा है? इसको चाहिए 20 रुपए तो ले। अगर इसकी गुडविल नहीं है तो ये नेगेटिव गुडविल है। नेगेटिव गुडविल इज योर गेन, जिसने मैंने बाय किया ना, ये मेरा फायदा हो गया 10 रुपए का। ठीक है, सो गेन ऑन अ बार्गेन परचेज इज ट्रीटेड एज इनकम। ये मेरी इनकम हो गई as a purchaser has paid less than the fair value of the identifiable net assets। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर कि नेगेटिव गुडविल क्या है। लेकिन आपको आइडिया दे दिया कि गुडविल ये पॉजिटिव, वो ज्यादा पैसे ले सकता है तो वो कम पैसे भी ले सकता है, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव गुडविल। क्लियर? नेगेटिव गुडविल क्लियर? ओके, अकाउंटिंग फॉर नॉन परचेज गुडविल। नॉन परचेज गुडविल के बारे में आपको मैंने क्या बताया था कि इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बस खत्म। Non-purchase goodwill should not be recognized in financial statements। बस बात खत्म हुई। It certainly exists, yes it does, होती है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है आपके पास। But fails to satisfy the recognition criteria in the frameworks and is not capable of being merged reliably। नहीं, वैल्यू नहीं बता सकता मैं कितनी है। मैं तो कहूँगा ये 2 करोड़ की है, 10 करोड़ की है, लेकिन नहीं बता सकता जब तक कोई खरीदने को तैयार ना हो। ये खरीदने को तैयार है, 2 करोड़ के अंदर मेरी गुडविल, मेरे एसेट्स 1 करोड़ के बन रहे हैं, लेकिन 3 करोड़ की मेरी कंपनी खरीदना चाह रहा है, तो दैट्स फेयर इनफ। 2 करोड़ की मेरी गुडविल हो गई, बस 1 करोड़ के मेरे नेट एसेट्स हैं, 2 करोड़ एक्स्ट्रा दे रहे, क्यों दे रहे? इसलिए दे रहे क्योंकि मेरी रेपुटेशन है, मेरे पास कस्टमर्स बहुत हैं, मेरे पास एक्सपर्टीज है, मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है। ओके, सो दिस इज गुडविल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट R&D। R&D के अंदर वी हैव 2 कंपोनेंट्स, रिसर्च, डेवलपमेंट। 2 चीजें आती हैं, रिसर्च, डेवलपमेंट। रिसर्च क्या होती है? रिसर्च क्या होती है? रिसर्च न्यू प्रोडक्ट या testing and then experimenting. Gathering information from the market, then testing and experiment. ओके, बहुत मुश्किल बातें करती हैं। ओके, समथिंग ईजियर, समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आसान लफ्जों में रिसर्च क्या है? देखिए, you get some new knowledge, that is research। आसान थे, ठीक है? Research is something new, research is something new, and it is that knowledge
सो आई एम नॉट एक्चुअली अप्लाइंग इट टू माय प्रोडक्ट। ये भी प्रोडक्ट में अप्लाई नहीं कर रहा, पहले तो मैं नॉलेज लूं ना यार कि होता क्या है, बैटरी क्या होती है, लिथियम बैटरी क्या होती है, पहले मैं नॉलेज लूं, इसके ऊपर काम करूं, लैब में देखूं ये क्या है, इसकी लाइफ कितनी होती है, इसके ऊपर पहले काम तो करूं ना यार ये चीज क्या है, ठीक है। सो आई एम गेटिंग द बॉडी ऑफ नॉलेज। सो रिसर्च इज ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक नॉलेज। अभी तो मैं साइंटिफिक नॉलेज तो लूं यार कि एक बैटरी बन सकती है जो कि ज्यादा अरसे चलेगी, जो ज्यादा स्टोरेज कर सकती है, जिसका बैकअप टाइम ज्यादा है, जिसके अंदर ये वाला सेल लगेगा, उसकी सस्टेनेबिलिटी ज्यादा है, उसके पैसे कम है, ब्ला 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 जो भी बातें। तो ये रिसर्च है, ठीक है। देन डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या है? इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। ये जो मैंने फाइंड आउट किया ना कि ये एक चीज एक है, इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जिससे मैं ये बना सकता हूं, तो अब मैं कहता हूं अच्छा यार अब इससे मैं अपनी प्रोडक्ट में अगर ला दूं तो मेरे प्रोडक्ट कितना अच्छा हो सकता है। So this is the application of research findings or other knowledge to a plan or design for the production of new or substantially improved materials. अब मैं वो मटेरियल बनाता हूँ या डिवाइसेस या प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस या सिस्टम्स या सर्विसेज कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले अभी मैं अपना प्रोडक्ट बनाऊंगा। इससे पहले मैंने वो नॉलेज ली थी कि लिथियम आयन बैटरी क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उसको अपनी प्रोडक्ट में डाला कि इससे अगर मैं बैटरी बनाऊंगा तो वो क्या कैसे बनेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद कमर्शियल प्रोडक्शन उसके बाद स्टार्ट होगी जब मैं बैटरीज बनाना शुरू करूंगा। अभी तो मैं एक बैटरी तो बना लूंगा और फिर उसको टेस्ट करूँ। सो मोस्ट प्रॉब्ली यू वर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट। व्हाट्स योर नेम? आप जो बातें कर रही थी ना शायद मोस्ट प्रॉब्ली इट वाज अबाउट डेवलपमेंट, आप थोड़ा मिक्स अप कर रही हैं, ठीक है। द न्यू नॉलेज इज ओवर हियर एंड दैट एप्लीकेशन इज ओवर हियर। सो व्हेन यू एक्सपेरिमेंट दैट दिस इज एक्चुअली द एप्लीकेशन, बट व्हेन यू आर गेटिंग द नॉलेज दिस इज रिसर्च, ठीक है। व्हेन यू आर गेटिंग द नॉलेज दिस इज रिसर्च, but when you apply it, this is application. When you apply it on the product, so this is application which is development, okay. Accounting treatment. अब करें क्या? अब देखिए जब आप रिसर्च कर रहे हैं ना तो कुछ नहीं पता नहीं ये चीज है भी कि नहीं, you have no idea. ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं पता नहीं है। मैं घूम रहा हूँ एक आइडिया के पीछे, whether it exists or not I have no idea. अभी तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अभी मैं वो डालता हूँ, फिर वो डालता हूँ, मिक्स करता हूँ, फिर गर्म करता हूँ, ठंडा करता हूँ उसको, फिर 2 दिन बाद देखता हूँ ऑब्जर्वेशन व्हाटएवर, ठीक मुश्किल बातें। तो वो चीजें मुझे नहीं पता whether it would work out or not. Research expenditure, so what I do, I simply write it off. सारा एक्सपेंस कर दें इसको, ठीक है। जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर खर्चा तो होगा। आप एक साइंटिस्ट रखेंगे, 2 हेल्पर्स रखेंगे, असिस्टेंट रखेंगे, लैब है, लैब के अंदर इक्विपमेंट है, उसके अंदर एसी लगा हुआ है, लाइटिंग लगी हुई है, so you will be incurring expenses. All of these expenses should directly go to the statement of profit. बस इसको एक्सपेंस करते हैं, ये रिसर्च का एक्सपेंस है। फिर एक स्टेज आएगा जब वो चीज आपको पता चल जाएगी कि हाँ सच एंड सच थिंग एग्जिस्ट, और फिर आप डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। डेवलपमेंट, अब आपने डेवलपमेंट स्टार्ट किया। Recognize as an intangible asset if and only if these conditions are met. अब मैं डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। अब मैं कहता हूँ यार अगर इसी आइडिया को जो मैंने अभी यहाँ पर सीखा, अब इसको अगर मैं इस प्रोडक्ट के अंदर डाल दूं और ये प्रोडक्ट बना दूं तो कैसा होगा, ठीक है। अब अगला फेज शुरू हो गया, दिस इज डेवलपमेंट स्टेज। इससे पहले रिसर्च का स्टेज था। रिसर्च के स्टेज की सारी कॉस्ट इज एक्सपेंस ऑफ द करंट पीरियड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। इसमें क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पायरेट, PIRAT, ठीक है। पायरेट क्या है? Proper flow of economic measure। यानी यार मेरा अंदाजा है यार कि ये मैं बना लूंगा, ये बन जाएगा और फ्यूचर में इससे पैसे आएंगे, ठीक है। ये चीज आपको पता चल जाए, फिर आप इसको एसेट रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। एक चीज। सेकंड, अच्छा इसके अंदर भी दो बातें, आइदर थ्रू सेल, या तो मैं इसको बेचूं या इससे मैं अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर दूं। क्या पता मैं एक सिस्टम बना रहा हूं जिससे मेरी कॉस्ट की रिडक्शन आ जाए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि या तो मैं इससे अपनी बेचूं, रेवेन्यू कमाऊं, या अपनी किसी कॉस्ट को कम करूं। नेक्स्ट इज आय क्या? माय इंटेंशन टू कंप्लीट इट। बस मुझे पता है यार मैंने रिसर्च में इसके ऊपर इतने पैसे लगा दिए, अब डेवलपमेंट पे आ गया हूं, अप्लाई कर रहा हूं, इसको कंप्लीट करूंगा। इसके ऊपर 2 लाख लग गए, 10 लाख लग गए, कंप्लीट करूंगा। माय इंटेंशन इज टू कंप्लीट इट। मैंने आपसे कल भी बात की थी कि इट्स अबाउट मैनेजमेंट्स इंटेंशन। एसेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, इट्स अबाउट योर इंटेंशन। आपकी इंटेंशन क्या है? डू यू वांट टू सेल इट? डू यू वांट टू गेट रेंट्स फ्रॉम इट? डू यू वांट टू यूज इट?
इस बात पर डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं स्टॉक्स में, क्या आइडिया क्या है, इंटेंशन क्या है, रखेंगे अपने पास 2 साल से ऊपर रखेंगे, जल्दी बेच देंगे, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सो इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट's इंटेंशन। तो यहाँ पे आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं इसको कंप्लीट करूंगा और फिर इसको या तो इस्तेमाल करूंगा या बेच दूंगा, ठीक है। 2 थर्ड आर रिलायबल मेजर ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट। आइडिया मुझे होना चाहिए इसके ऊपर कितने पैसे लगेंगे, ठीक है, इसके ऊपर कितने पैसे लगेंगे। ए एडिक्वेट रिसोर्सेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब मैं तो कह रहा हूं यार जितने भी पैसे लगे कंप्लीट करूंगा, क्या मेरे पास पैसे ही हैं, डू आई हैव इनफ मनी टू कैरी आउट दिस डेवलपमेंट स्टेज। ओके। टी टेक्निकल फीजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल एसेट सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर यूजर्स। क्या मेरे पास वो सारी एक्सपर्टीज है कि मैं ये काम कंप्लीट कर सकूं और फिर उसके बाद इसको अपने प्रोडक्ट में बनाकर प्रोडक्ट को कमर्शियल प्रोडक्शन करके बेचूं लोगों को, ठीक है। सो टेक्निकल फीजिबिलिटी। ई एक्सपेक्टेड टू बी प्रॉफिटेबल। क्या ये पैसे भी कमा के देगा, ऐसा नहीं पैसे ही ना कमा के देगा, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें पूरी हैं तो अब आप इसको रिकॉर्ड कर दें एज एन इंटेंजिबल एसेट और फिर इंटेंजिबल एसेट को हर साल आपको करना पड़ेगा amortize। depreciate का वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करते, वैसे इट्स द सेम एज depreciation, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते। इंटेंजिबल के लिए वी यूज amortize, लेकिन आगे जाके पढ़ेंगे इसका एक और तरीका। ओके, क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। ओके। इट इज ओनली एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑफ द recognition criteria have been met which should be recognized as an asset। जब तक ये पायरेट पूरा ना हो जाए आपने किसी भी चीज को एसेट रिकॉर्ड नहीं करना। जब ये सारी चीजें पूरी हो जाए PIRATE, तो फिर उसके बाद जितना भी खर्चा होगा वो सबको एसेट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। एसेट रिकॉर्ड करते जाएं और ये आपका एसेट है जो कि बाद में आप इसको आराम से फिर आप इसको एडवर्टाइज करते हैं, ओके। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर recognized as an expense in profit and loss cannot subsequently be reinstated as an asset। एक और बात, ऐसा ना हो कि आप कहें कि यार इससे पहले 2 लाख और भी लगे थे उसको भी इधर ले आओ, नहीं। जब पायरेट कंप्लीट हो गया इसके बाद वाले पैसे आप एसेट रिकॉर्ड करेंगे। इससे पहले वाले पैसे एक्सपेंस कर दिए एक बार गए, इसको आप दोबारा आप इधर नहीं लेकर आ सकते कि इसको भी एसेट के अंदर डाल दो, ठीक है। इसको आप नहीं कर सकते। जो एक बार एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड कर दिया वो चला गया, जो अब इसके बाद होगा वो सारा का सारा एसेट रिकॉर्ड होगा। इफ एन आइटम ऑफ प्लांट इज यूज्ड, ओके। फिर डेवलपमेंट प्रोसेस में अक्सर इस तरह होता है कि कोई ना कोई मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कोई ना कोई मशीन इस्तेमाल कर रहे होंगे ना, इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक, कोई मशीन इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसकी डेप्रिसिएशन भी होती होगी। The depreciation of the plant is added to the development cost in intangible assets during the period that the project meets the development criteria। तो उसकी डेप्रिसिएशन भी उस एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड करते जाएं, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे एक्सपेंस में, उसको भी उधर रिकॉर्ड करते रहें उसकी कॉस्ट के अंदर। क्लियर हो गई ये बात, ये बात क्लियर है? Yes, sir. ओके। अच्छा, फिर ये इसकी डेफिनेशन दे रहा है, इसको एक्सप्लेन करके दे रहा है कि क्यों है ये, इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि जब ये एसेट बन जाएगा तो इससे मैं इकोनॉमिक बेनिफिट लूंगा या अपनी कॉस्ट को सेव करूंगा। सही है? ओके। amortization। amortization कब कर रहा है? amortize कर रहा है over its useful life as soon as commercial production begins। जब कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तब amortization स्टार्ट होगी। कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले amortization नहीं करनी। मैंने इतना काम किया इसके ऊपर, वो सारी कॉस्ट को उठाकर मैंने डाल दिया, इंटेंजिबल एसेट कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करता, आप amortization नहीं कर सकते, ठीक है। amortization तब करेंगे जब कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। अब amortization का टाइम स्टार्ट हो गया, 1 साल पूरा हो जाएगा, amortization एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। ओके। An entity has incurred the following expenditure during the current year: 100,000 spent on the initial design work of a new product. It is anticipated that this design will be taken forward over the next 2 years, 2-year period, to be developed and tested with a view to production in 3 years time। जी क्या है ये, क्या है? How should these costs be treated in the financial statements also? ये क्या है? Expense और asset, intangible asset। हमने कहा था देखिए 2 चीजें, रिसर्च, डेवलपमेंट। पहले तो इन दो को अलग करेंगे। रिसर्च जितना भी है वो सारा का सारा एक्सपेंस है, डेवलपमेंट जो है वो एसेट है अगर PIRATE हो जाए उसके बाद, और amortization स्टार्ट करनी है जब कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। ये बातें हमने की, ठीक जी। ये है ये रिसर्च, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि ये रिसर्च है। 100,000 स्पेंड ऑन दी इनिशियल डिजाइन वर्क, ठीक है। ये आपको बता रहा है इनिशियल डिजाइन वर्क ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। इट इज एंटिसिपेटेड दैट दिस डिजाइन विल बी टेकन फॉरवर्ड ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर पीरियड। 2 साल तक तो मैं इसके ऊपर काम करूंगा, फिर क्या करूंगा,
to be developed and tested with a view to production in 3 years time, और फिर 3 years time में production start होगा, ठीक है? So that means this research expense सारा का सारा profit and loss में चला जाएगा, okay? Second, 500,000 spent on the testing of a new production system which has been designed internally. अब देखिए वो आपसे कह रहा है ऑलरेडी ये मैं डिजाइन कर चुका हूँ, ठीक है? तो वो डिजाइन वाला स्टेज ये था रिसर्च। अब यहाँ पर अब मैं वो अगली स्टेज डेवलपमेंट वाली स्टेज internally and which will be in operation during the following accounting year. बस अभी स्टार्ट हो जाएगा, कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हाँ यार बस आप नजदीक है, तो आपको समझ आ गई कि हाँ इसके ऊपर जो खर्चा करूंगा वो एसेट है, ठीक है? वो डेवलपमेंट है, वो एसेट है। This new system should reduce the cost of production. देखिए मैंने आपसे कहा था कि जरूरी नहीं है कि आपने जो चीज डेवलप की है ये रेवेन्यू कमा के दे, हो सकता है या रेवेन्यू कमा के दे या कॉस्ट को कम करके दे। तो ये कह रहा है कि ये कॉस्ट को कम करेगा, तो बस डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि वो पायरेट पे भी पूरा उतर रहा है और आप इसको डेवलपमेंट इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। An entity has incurred the following expenditure during the current year. A brand name relating to a specific range of chocolate bars purchased for 200,000. By the year end, a brand specialist had valued this at 250,000. जी, इसकी accounting treatment क्या होगी? Brand name चॉकलेट बार्स आपने परचेज किया 2 लाख। हमने क्या बात की थी, जो चीज परचेज हो वो रिकॉग्नाइज होगी ना, क्योंकि उसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक? और लेकिन फिर आगे एक और बात कर रहा है, बाय द ईयर एंड आपने लिया लेट से जून में, जुलाई में, जब भी ईयर एंड हो गया अक्टूबर में, लेकिन ईयर एंड पे आपको पता चला कि इसकी वैल्यू कितनी है 250, और किसने बताया आपको? ब्रांड स्पेशलिस्ट है। तो आप क्या प्रॉफिट 50,000 उसने जनरेट क्लास पहले बात करें 200,000 की। जब मैंने ये चीज खरीदा ये ब्रांड उससे, तो 200,000 का खरीदा, इसका मतलब ये है कि ये एक इंटेंजिबल एसेट है, ब्रांड है, ठीक है? ब्रांड नेम लिया उससे, कैडबरी, ठीक, या कोई भी ब्रांड नेम, स्निकर्स, व्हाटएवर, वो आपने ले लिया। तो अब मैंने वो लिया 2 लाख रुपए का, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा इंटेंजिबल एसेट हो गया, इसको मैं रिकॉर्ड कर दूंगा इंटेंजिबल। ईयर एंड आया, ईयर एंड में नॉर्मली रीवैल्यू करता हूं अपने एसेट्स को, ठीक है? कर सकता हूं अगर उसकी वैल्यू, उसकी मार्केट की वैल्यू और कैरिंग अमाउंट सेम नहीं है तो फिर करना पड़ेगा रीवैल्यू। मैंने जब किया तो मुझे पता चला, एक ब्रांड स्पेशलिस्ट ने कहा कि यार इसकी वैल्यू तो 2.5 लाख रुपए है, तो अब क्या करूं? चेंज नहीं होगी। 50,000 50,000 OCI में जाएगा जी। और किसी ने कहा था नहीं होगी, किसने कहा नहीं होगी? वो क्या बिलावल, क्या रिजल्ट? ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो आप इससे पहले कहा कि उसको परचेज जिसको हम परचेज करेंगे वो नहीं उसको आप एक पॉइंट मिस करें जो मैंने कल आपको बार-बार कहा। मैंने कल आपसे क्या कहा था कि ये चीजें, किसी भी चीज को रीवैल्यू करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसकी वैल्यू देखनी पड़ती है मार्केट के अंदर जाकर, ठीक है? कि उस मार्केट में उस जैसा एसेट कितने का ट्रेड होता है, ठीक? कैडबरी जैसा कोई और एसेट होता है? हमने क्या कहा कल के ब्रांड नेम्स आर यूनिक, तो अगर यूनिक है तो फिर उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजों को रीवैल्यू मुश्किल होता है, नहीं होता। हमने कहा ये बहुत रेयर होता है। तो ऑन द सेफ साइड हम कहते हैं कि नहीं, ये रीवैल्यू नहीं हो सकता। हाँ, आपने 2 लाख रिकॉर्ड कर दिया था इसको, ठीक? ब्रांड नेम एज एन इंटेंजिबल एसेट, बिल्कुल सही। तो इसको 2 लाख पे रहने दें, इसको 2.5 लाख पर ना लिखा जाए, ठीक है? तो आप इसको रीवैल्यू नहीं करेंगे। नेक्स्ट, 500,000 spent on developing a new line of confectionery, including 150,000 spent on researching the product before management gave approval to fully fund the project. जी, 150,000 research expense, which means it will go to profit and loss account, ठीक है? Statement of profit and loss, and 500,000 is ठीक है। लेकिन देखिए वो कह रहा है कि 500,000 इंक्लूडिंग 150, इसका मतलब 500 के अंदर ही 150 शामिल है। तो फिर मैं क्या करूं? 350 को ले जाऊं इंटेंजिबल एसेट, ठीक है? और इसको 150,000 रिसर्च कॉस्ट एक्सपेंस। Training cost for staff to use a new manufacturing process
The total training cost amounted to 100,000 and staff are expected to remain for an average of 5 years. Training cost. Training cost. Training cost. Is it development? Is it research? No. Is it development? Yes. देखिए डेवलपमेंट में हमने क्या कहा था कि उससे बेनिफिट या तो आए, रेवेन्यू जनरेट हो, या कॉस्ट रिडक्शन। जी इससे क्या मुझे रेवेन्यूज आएंगे? अब मेरे ट्रेन स्टाफ है ना, तो अगर रेवेन्यू नहीं भी आएगा तो वो कॉस्ट को तो रिड्यूस कर सकता है, उसको पता है किस तरीके से काम करना है। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम, एंड स्टाफ आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप मेरे साथ रहेंगे कब? 5 साल तक। क्या मैं आपको बाउंड कर सकता हूं कि मेरे साथ रहोगे 5 साल तक, मैंने आपके ऊपर पैसे लगाए? नहीं कर सकता ना, ठीक? लॉ कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा? अच्छा, उसके अंदर एक चीज है कि आप किसी को बिजनेस ना करने से नहीं रोक सकते, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते, वो एग्रीमेंट ना अनवॉइड है, वो हो ही नहीं सकता, ठीक है? अब इनिशियो शुरू से ही वो गलत है, ठीक है? तो आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि उसने आपके साथ रहना, ठीक? ज्यादा से ज्यादा एक बॉन्ड वो आपके साथ लिख सकता है, लेकिन वो बॉन्ड के पैसे लेकर आप चला जाए, तो आप किसी को रोक नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉइज कैन नॉट बी डन लाइक दिस। सो दैट मींस दिस कॉस्ट इज नॉट डेवलपमेंट, इट्स एक्सपेंस। तो आप याद रखिएगा, इसके बाद जब भी ट्रेनिंग कॉस्ट हो, ट्रेनिंग कॉस्ट को डेवलपमेंट में बस नहीं लेके जाना। ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी डेवलपमेंट में नहीं आती, ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो सारी की सारी एक्सपेंस आती है। ये अब डिपेंड करता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है तो सीजीएस में जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन शायद एडमिन में चलती नहीं, एडमिन में नहीं जाएगी। फर्स्ट हाफ यूज अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग। ओके, अच्छा जी, amortization of development expenditure. Improve as deferred development expenditure of 600,000. Deferred development expenditure. हाँ, लेट कर दिया। जो लेट कर देते हैं उसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म। तो इसका मतलब वो एक्सपेंडिचर है, लेकिन आपने उसको एक्सपेंडिचर है, कैपिटल, उसको रिकॉर्ड कर दिया एसेट, और उसको हर साल उसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन एक्सपेंस करेंगे, हटाएंगे, जिस तरह आप डेप्रिसिएशन में करते हैं, जिस तरह amortization में करते हैं। ओके, relating to the development of new miracle brand X, it is expected that the demand for the product will stay at a high level for the next 3 years. Annual sales of 400,000, 300,000 and 200,000 units respectively are expected over this period. Brand X sells for 10. How should the development expenditure be amortized? इस development expenditure को amortize किस तरह करें? Development expenditure आपका कितना हुआ है? 600,000 का, और वो साफ साफ कह रहा है कि development expenditure है और deferred है। इसका मतलब ये ऐसा इसको amortize करना है। कितने सालों में amortize करना है? Demand for the product will stay at a high level for the next 3 years. 3 साल तक इसका मुझे फायदा होता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस एक्सपेंडिचर को मुझे कितने साल तक amortize करना है? 3 साल तक। किस तरीके से करूं? हर साल 2-2 लाख। कल मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्मली amortization के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हैं? स्ट्रेट लाइन, आसान तरीका, बस स्ट्रेट लाइन, हर साल 2-2 लाख करते रहें, बस आसान। amortization आसान होती है, ठीक है? लेकिन देखिए, फिर इसने आपको ये दिया यार कि एक साल में बेनिफिट ज्यादा है, फिर दूसरे साल में उससे कम, फिर तीसरे साल में उससे कम। जब आपको लग रहा हो ना कि कोई चीज ऐसे बेनिफिट देती है जिसका बेनिफिट शुरू में ज्यादा है, फिर अगले साल में कम, फिर अगले साल में कम, तो हमने एक और गैप प्रिंसिपल पढ़ा था। अच्छा, वो तो अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने एक और गैप प्रिंसिपल पढ़ा था जिसमें हमने ये कहा था कि क्या करें? लिपस्टिक को नेल पॉलिश के साथ मैच करें, मैचिंग, ठीक है? इसको याद करने का तरीका मैं यही बताता हूं कि लिपस्टिक नेल पॉलिश मैच होनी चाहिए, ठीक? मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल में आप लोग क्या करते हैं? रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस मैच करते हैं, ठीक है? जिस तरह लिपस्टिक नेल पॉलिश मैच करते हैं, ठीक? तो वो रेवेन्यू, वो एक्सपेंस जो उस रेवेन्यू को कमाने में हुआ, उसके साथ उसको मैच करते हैं कि कितना एक्सपेंस हुआ, उसको एक्सपेंस आप रखें, और जो बाकी है उसको एसेट में रखें। 6 लाख का एक्सपेंस है जिसको मैंने एसेट बना दिया, इस साल मैंने उससे कितने पैसे कमाए? नहीं, ये 4 लाख
हाँ लेकिन एक ही बात है ना, इसमें भी एक जीरो लगा दो, इसमें भी एक जीरो लगा दो, इसमें भी एक ही बात है, लेकिन ना 4 मिलियन 3 मिलियन 2 मिलियन एक जीरो एक्स्ट्रा आता है, ठीक। लेकिन देखें एक जगह पे ज्यादा है, एक जगह पे कम है, एक जगह पे कम, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 600,000 को प्रोपोर्शनेटली एक्सपेंस करना पड़ेगा। किस तरह करूंगा, 4 million divided by किस तरह करूंगा, 250, 200. Class, what's the way to do it? 600,000 divided by 3. 600,000 divided by 3. y, अच्छा y, अब मैं अगर 3 करूंगा तो वही आपकी बात होगी 200,000, वो तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा इसको पहले 40 पे करें फिर 30 पे करें। All like divided. ना, इन सब का टोटल ले पहले, सही है। 4 + 3 + 2 कितना हो गया, 9, और फिर पहला कितना है, ये आ गया पहला पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए मल्टीप्लाई बाय 300,000, इससे नेक्स्ट ईयर के लिए ये तीनों शुड बी इक्वल टू, चेक कर, गिव मी द फिगर्स, गिव मी द फिगर्स क्लास, 600,000 divided by 900,000 multiplied by 400,000, 266,000, 667, 266,667. Next one, 2 lakh. Next one, 133,334, 333. This should be equal to 600,000. Check it. सही है, सही है क्लास, गॉट द आइडिया। जब आपको क्लियर होना कि किसी का बेनिफिट किसी साल में ज्यादा आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता एक पैटर्न पे आ रहा है, तो फिर आपको इस तरह का तरीका करना पड़ता है, लॉजिकली। आसान तरीका हमेशा है स्ट्रेट लाइन, ठीक। अगर चीज मटेरियल है सो गो फॉर दिस एग्जैक्ट वन, अदरवाइज यू कैन गो फॉर स्ट्रेट लाइन। बट रिमेंबर, amortization depreciation definition क्या थी कि this is an systematic allocation of the cost of an asset over its useful life, ठीक है, and this is actually an estimate। तो estimate अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए थोड़ा कम हो जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं 2 लाख करूं या ये करूं, एक ही बात, स्ट्रेट लाइन में 2 लाख आएगा ना, इसमें ये आएगा, तो एक ही बात है, तो you can go for either of them। आप जो मेथड करना चाहते हैं आपकी मर्जी। Okay, so this is what we have done, class. This is what we have done. We are done with this chapter. This is what we have done in this chapter. We've talked about goodwill, IFRS 3. IFRS 3. We've defined goodwill. Class, key point. We've defined goodwill as a difference between the value of a business as a whole and the aggregate of the fair values of its separate net assets. It can be purchased. It can be inherent. Inherent को amortize. Inherent को record नहीं करना. Purchase को record करना है. जब record करेंगे तो amortize भी करना है. Amortization भी करनी है। Okay, positive purchase goodwill. Capitalize करना है. Do not amortize. Capitalize. Okay, capitalize. Do not amortize. Test for impairment. Okay, impairment के लिए test करें. Impairment is our next topic. Impairment हमारा next topic है. तो impairment के ऊपर जिसका भी जो question है, कल जो question था, वो और भी clear हो जाएगा next chapter में. ठीक है? कि impairment में क्या होता है. Now, intangible asset IAS 38. ये हम लोगों ने पढ़ लिया. हम लोगों ने कहा आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, दिस इज इंटैंजिबल एसेट। इसको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्निशन करने के लिए क्राइटेरिया, मीट द डेफिनेशन ऑफ एन इंटैंजिबल एसेट। हमने कहा था इकोनॉमिक बेनिफिट मिले और सर्टेनिटी के साथ उसको मैं बता सकूं कितने पैसों का है। मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ द फ्रेमवर्क, वैल्यू यूजिंग कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, या तो कॉस्ट करें या रिवैल्यू मॉडल। ठीक, अमोर्टाइजेशन, इफ फाइनाइट यूजफुल लाइफ अमोर्टाइज टू जीरो रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू जीरो की अमोर्टाइज करना है, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू जीरो होती है। इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ, गो फॉर इम्पेयरमेंट। ठीक है, अमोर्टाइजेशन नहीं करनी बट गो फॉर इम्पेयरमेंट। ओके, आरएनडी, आरएनडी में दो चीजें थी, रिसर्च, डेवलपमेंट। रिसर्च वाज ओरिजिनल रिसर्च, जो आप कहते हैं नई चीज लेकर आए। ओके, इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन टू गेन न्यू साइंटिफिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। डेवलपमेंट, उसको अप्लाई करें। एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन और यूज, कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले जो भी आप उसको एप्लीकेशन करेंगे। करना क्या है, रिसर्च कॉस्ट को राइट ऑफ टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डायरेक्ट एक्सपेंस। डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज, अगर क्राइटेरिया मीट करता है। क्राइटेरिया मीट करने के लिए क्या पढ़ा है आपने, पायरेट। ओके, अमोर्टाइजेशन अगर करनी है, अमोर्टाइज कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ।
This is all. We are done with this chapter. You need to do the exercises at the end of this chapter. अगर मैं लिखना भूल जाऊँ इस असाइनमेंट के अंदर तो कर लीजिएगा, ठीक है? पुरानी असाइनमेंट जो आपने छोड़ दी है वो भी दे रहा हूँ और एक हमारा क्विज भी।